अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम बात करते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वह है जो जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। द्रव्यमान का अर्थ है किसी का भार, वह पदार्थ कहलाता है। आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है, क्योंकि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती है वह पदार्थ से बनी हुई होती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तु का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान अर्थात उसका भार, और ये कुछ स्थान अर्थात आयतन, मतलब यह क्या करती है? इनका आयतन होता है अर्थात ये स्थान घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे क्या कहा है? पंच तत्व। पंच तत्व का अर्थ है, कौन कौन से पंच तत्व हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये हमारे क्या हैं? पंच तत्व है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो। सजीव क्या होंगे? जिसमें अनेक क्रियाएं होती है, जैसे कि भोजन ग्रहण करना, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं किस में होती हैं? सजीव में। जबकि निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। भौतिक गुण जो हमें बाहर से दिखाई देता है। फर्स्ट होगा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ होगा वो किससे मिलकर बना होगा? कणों से मिलकर बना होगा। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रस्तुत थी। एक विचारधारा यह थी कि माना जाता था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, अर्थात उसकी आकृति व बनावट व आकार वह सब क्या है? समान है, फिक्स है, कि वह एक ठोस अवस्था में है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि यह सतत है या कणों से मिलकर बना होता है। क्रियाकलाप 1.1 एक 10 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। तो हम क्या लेंगे? 100 ml का अपन क्या लेंगे? बीकर लेते हैं। इस बीकर को अपन जल से आधा भर लेते हैं और वहाँ पर उस पर निशान लगा देते हैं। दिए गए नमक और शर्करा, नमक और जो शक्कर है उसको जल की छड़ के कांच की छड़ की मदद से उसमें घोल लेते हैं। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक और जो शक्कर होता है वो पूर्ण रूप से उसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से घुल जाता है। ये क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम इस पर विचार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक व शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है। अब है सेकंड, इसका जो है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलते हैं। तो अपन ने क्या किया? पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसके क्रिस्टल को क्या किया? 100 ml पानी में हमने घोला। इस घोल में से जो 100 ml घोल था उसमें से अपन ने 10 ml घोल निकाल कर उससे 90 ml जल में मिला देते हैं। फिर इस उपयुक्त घोल में से 10 ml
निकालते हैं, फिर उससे भी क्या करेंगे 90 ml पानी में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं, अर्थात उसे ऐसे ही करेंगे कि कोई घोल है जैसे 100 ml का है, उसमें से 10 ml निकाल लेते हैं, फिर उसे क्या करेंगे 90 ml पानी के अंदर अपन क्या करेंगे तनुकृत करते हैं। क्या जल अब भी रंगीन होगा? यह प्रयोग दर्शाता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा बस 1000 लीटर भी क्या हो जाती है रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, अन्यतः एक स्थिति यह में ये कण और छोटे कणों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह यदि हम 2 ml डिटॉल लें, 2 ml अगर हम डिटॉल लें तो हम क्रियाकलाप कर सकते हैं कि जब उसे अगर लगातार तनुकृत मतलब पानी में मिलाया जाए तो भी उसके महक हमें क्या करेगी मिलेगी। कण पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, अर्थात खाली जगह पाई जाती है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक और शर्करा और डेटॉल पोटेशियम परमैंगनेट के सम कण जो थे वो समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों की रिक्त स्थान जो खाली जगह उसमें क्या हो जाती है समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि जो पदार्थ के कण के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होंगे निरंतर गतिशील होते हैं, वे निरंतर गति करते हैं। क्रियाकलाप 1.3 अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होगा? क्या दूर से ही उसकी सुगंध आपको मिलती है? यदि हम बुझी हुई अगरबत्ती रखते हैं तो उसकी सुगंध लेने के लिए अपने पास, लेकिन अगर जलाते तो बस उस जो कक्षा है उस कक्षा के कोने कोने में उसकी सुगंध आ जाती है, क्योंकि जो पदार्थ के कण होंगे वो क्या होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 बीकर या ग्लास लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानीपूर्वक एक बूंद लाल व एक या नीली शाई डाल दें और दूसरे में शहद डाल देते हैं। इनको अपने घर या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। जो शाई होगी वो पूर्ण रूप से घुल जाती है, जबकि जो शहद होता है वो पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता है। शाई की बूंद डालने पर तुरंत बाद आपने क्या देखा होगा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शाई की बूंद का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन व घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5 एक गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी से भरें। तो एक गर्म पानी का होगा और एक कौन सा होगा? ठंडे पानी का। में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल क्या करेंगे? डालते हैं। एक और रख दे, हिलाए नहीं। हमने क्या करा? 2 गिलास लिया, एक गर्म पानी का और एक ठंडा पानी का। उनमें क्या करा? पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट डाल के उसे हिलाया नहीं और रख दिया। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। क्रिस्टल क्या होंगे? उसकी सतह पर बैठ जाते हैं। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव कणों के बारे में क्या पता चलता है? जो ठोस कण होंगे अधिक, अगर ज़्यादा जिनका द्रव्यमान अधिक होगा वो तो क्या होंगे? तल में बैठ जाते हैं, और जिनका द्रव्यमान कम होगा वे क्या होंगे? ऊपर ही तैरते रहते हैं। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो कण है, पदार्थ के जो कण है वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति भी तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अर्थात गतिज ऊर्जा उससे कहते हैं जब तापमान बढ़ाते हैं तो वह
कोई भी पदार्थ जब गति करते हैं तो वहाँ पे जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने पास ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। अंतः मिश्रित मतलब पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वह पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 इस खेल में एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग के 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखलाएँ क्या करिए अपन ने बनाई। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ा है। दूसरे समूह में इन्होंने क्या करा, एक दूसरा का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ली। तीसरा समूह में इन्होंने क्या किया, सिर्फ उंगली को छूकर ही एक श्रृंखला बना ली। चौथे समूह में उपयुक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बंट गए। तीनों मानव श्रृंखला को छोटे और छोटे छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? तो हम बात कर सकते हैं जो फर्स्ट वाला है, जहाँ पर सबने पीछे से पकड़ा था, वहाँ पर वो क्या अधिक बल से उन्होंने पकड़ रखा था।